नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोहन जय पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे साइंस के तीसरे लेक्चर के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर होगा कुछ समय का, लेकिन जानकारियां इसमें बहुत शानदार होंगी। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने एक सरल प्रकार का और एक संयुक्त प्रकार का और ये 3 प्रकार का हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात किए थे, जिसमें से एक तो मोनोसैकेराइड था जो कि सरल प्रकार का है, और उसके बाद डाई था, फिर पॉली था। आइए एक बार हम थोड़ा सा शुरुआत कर दें इसके बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आपको पता होगा तो हम लोगों ने किसकी किसकी बात कर ली थी। एक तो हम लोगों ने बात किया था मोनोसैकेराइड, दूसरा था डाइसैकेराइड, और तीसरा रिमेंबर होगा तो रहा है पॉलीसैकेराइड। हम लोग बात कर लिए थे मोनो का। मोनोसैकेराइड को अगर हम बात करें तो क्या क्या इसमें किसका जिक्र किए थे, तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि एक तो इसमें रहा है ग्लूकोज, दूसरा क्या था तो फ्रक्टोज। ये दोनों एक अणु के मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, मोनोसैकेराइड। उसके बाद अब हम बात करेंगे डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपको मैंने पढ़ाया था कि सुक्रोज के बारे में, दूसरा पढ़ाया था मैंने माल्टोज के बारे में, और तीसरा पढ़ाया था तो लैक्टोज के बारे में। अब पॉली में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देना चाहूंगा। पॉली में जो पहला पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा स्टार्च या मंड। दूसरा जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ेंगे हम लोग ग्लाइकोजेन। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ा जाएगा सेल्यूलोज, और चौथा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइटिन। ये पढ़ना है। यहां तक मैंने आपको बता दिया था, अगर ध्यान होगा तो इसके बारे में हम लोग ठीक ठाक ढंग से चर्चा कर लिए थे। अब मुद्दा ये आता है कि आखिर इसी के बीच में एक और परीक्षा में बीच में आ गया था, उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा गया है अभी रिसेंट, जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट, रिसेंट यूपीएससी में पूछा गया है। इसमें उन्होंने बात किया ओलिगोसैकेराइड। अगर हम बात करें तो डाइसैकेराइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक अणु से मिलकर बने हैं। मोनोसैकेराइड एक अणु से, डाइसैकेराइड 2 अणु से। ओलिगोसैकेराइड के बारे में कहा जाता है जब 2 से लेकर के 9 तक अणु से मिलकर के बनेंगे तो वो ओलिगो में आता है, और पॉली का मतलब ही होता है बहुत सारे। ये बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो ये ओलिगोसैकेराइड का अगर हम लोग एक उदाहरण देखें तो इसका अगर एक बेहतरीन उदाहरण तो है जो परीक्षा में आया है, रेफिनोज।
रेफिनोज प्राप्त कहां होता है यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि रेफिनोज के प्राप्त होने का जो स्थान है वो है पादप अर्थात प्लांट्स। रेफिनोज के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि इसका जल अपघटन किया जाए तो ये अपने तीनों एकल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। और तीनों एकल अणु में कौन कौन है? एक तो है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज और एक है ग्लैक्टोज में विभाजित हो जाते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ओलिगोसैकेराइड क्या है? तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 2 से लेकर के 9 तक अणुओं से मिलकर के जो बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वो ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। और पॉली में ये 4 हैं। आज पढ़ना इन चारों के बीच में था। ये रिकैप मैंने थोड़ा सा इसलिए बता दिया कि चूंकि थोड़ा सा आपका ध्यान बना रहे। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड के विस्तृत चर्चा पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पॉलीसैकेराइड में जो एक बहुत ज्यादा याद रखने योग्य बात है, पहला तो हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में या मंड, और ये देखा जाएगा कि इससे कौन कौन से जवाब बन सकते हैं। दूसरा ग्लाइकोजेन, तीसरा सेल्यूलोज, और चौथा काइटिन। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्च और मंड जो है बहुत सरल है एकदम, मतलब तनाव मुक्त होकर के इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, सीखना है हमें, दबाव लेकर के पढ़ेंगे साइंस नहीं समझ आएगी। साइंस बहुत प्रैक्टिकल है, आपके दैनिक जीवन में ये इवेंट्स घटती रहती है, तो करना कुछ नहीं है। तो पॉलीसैकेराइड में 4 का नाम ध्यान रखना है। एक तो है भैया स्टार्च और मंड, दूसरा है ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज और काइटिन। अब स्टार्च की क्या उपयोगिता है, क्या है ये, कहां प्राप्त होता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। फिर ग्लाइकोजेन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर हम लोग सेल्यूलोज के बारे में करेंगे, फिर काइटिन के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टार्च और मंड के बारे में। आपको आनंद आएगा जान करके, खुशी होगी। सबसे पहली बात, इसको जो है कह सकते हैं कि इसको पादप स्टार्च के नाम से जाना जाता है। कहां से प्राप्त होता है अगर कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा, चावल प्लस आलू से। दूसरी बात, ये स्टार्च होता क्या है तो आप कह सकते हैं कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है अतिरिक्त जब मात्रा में जो उनके पास होती है वो इसी स्टार्च के रूप में वो स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो स्टार्च के रूप में गोडाउन में रख लेती है, क्योंकि बरसात के समय में जब सूर्य नहीं निकलता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, उस समय दोबारा ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में विभाजित होकर के वो अपने भोजन के काम में ये ले आते हैं। तो स्टार्च या मंड के बारे में आप यूं कह सकेंगे, क्या सिंपल सी बात है, कोई भी तनाव नहीं लेना है। जिसको आपको जानना है कि आप सीधे सीधे कहें कि पौधों में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च या मंड के रूप में होता है।
ठीक। और एक बात इसी में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, आपने कैप्सूल का नाम सुना है? कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है, यह बाहरी आवरण दरअसल किसका बना होता है? यदि आपसे पूछा जाए तो यह स्टार्च या मंड का बना होता है। आपने बीकासूल खाया होगा, ऐसे तमाम मेडिसिन के कैप्सूल हम खाते हैं तो ऊपर जो प्लास्टिक जैसा लगता है वो एक्चुअल में स्टार्च का बना होता है, तो उसको खाते हैं तो वो आसानी से गल जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। वो प्लास्टिक का होता नहीं है, लगता प्लास्टिक के जैसा है, बस ये। तो तीन बातें, पादप स्टार्च के नाम से जाना जाता है मंड को, चावल और आलू से प्राप्त होता है, और पौधों में भी ग्लूकोज की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है कि उस ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संचयित कर लेती है। और कैप्सूल का जो बाहरी आवरण, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न बना है कि कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? तो स्टार्च या मंड का। अब हम जान ले ग्लाइकोजन। जिस तरह से स्टार्च को हमने पादप स्टार्च के नाम से जाना, वैसे ही ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। ठीक यही वाली प्रक्रिया बंधु यहां हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब जंतु में ग्लूकोज की अधिकता होगी तो वो किस रूप में स्टोर करेंगे? ग्लाइकोजन के रूप में। जिस तरह से पौधों में जब अतिरिक्त ग्लूकोज की मात्रा होती है तो वो स्टार्च के रूप में, वैसे ही जब जंतु में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है तब ऐसी स्थिति में उसे ग्लाइकोजन के रूप में हम स्टोर करके रखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि समस्त जीवधारियों में जो अतिरिक्त क्या होता है? ग्लूकोज, अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन वो किस रूप में करके रखते हैं? तो आप एकदम धूमधाम से बताइए कि उसको ये ग्लाइकोजन किस रूप में रखते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में रखा जाता है। मुझे लगता है कि यह बात आप बहुत आसानी से समझ पाए होंगे। बस केवल इसमें दो ही बात है, एक तो इसे जंतु स्टार्च कहते हैं और समस्त जीवधारियों में जो अतिरिक्त ग्लूकोज का संचयन होता है वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। यहां से एक बेहतरीन प्रश्न और मैं बता दूं, पर मनुष्य जब ग्लाइकोजन के रूप में इसे संचयित करता है, इसे स्टोर करता है, तो मनुष्य के किस अंग में जाकर के ये संचित होता है? तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आप बताएं कि यह अपने मांसपेशियों में या फिर मनुष्य के यकृत में इसका जो है स्टोरेज होता है। कहां कहां? दो जगह, या तो मांसपेशियों मसल्स में, आपने देखा होगा एक्स्ट्रा मसल्स जो हो जाते हैं। अब दूसरा क्या है? यकृत है। तो मांसपेशियों में और यकृत में ये स्टोर होता है। फिर जब आदमी जब अतिरिक्त मेहनत करता है तो यही ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज के रूप में क्या होता है? ब्रेक होता है। तो व्यक्ति अपना थोड़ी देर तक एनर्जेटिक बना रहता है बिना भोजन के भी। सेल्यूलोज क्या है? ये ध्यान रखिएगा। सेल्यूलोज के बारे में बहुत सरल और धूमधाम तरीके से आप बताइएगा कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, जैसे मनुष्य है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें कंकाल तंत्र पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही पौधों का जो कंकाल तंत्र है, पौधों का
कंकाल तंत्र किसका बना होता है? तो आप बताएंगे सेल्यूलोज का बना होता है। पौधों का कंकाल तंत्र किसका बना है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। और इसके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके बारे में यह कहा जाता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आप बोलेंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। चलिए ये जान गए। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का सही जवाब आप क्या बताएंगे? सेल्यूलोज। अब काइटिन, काइटिन क्या है? जितने भी अकशेरुकी प्राणी होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स माने जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, अकशेरुकी, तो अकशेरुकीय प्राणियों का बाहरी कंकाल बाह्य कंकाल, पौधों का भी कौन सा कंकाल? तो ध्यान रखिएगा, बाह्य कंकाल, पौधों के संदर्भ में भी वही बात है। बाह्य कंकाल तंत्र पौधों का और बाह्य कंकाल तंत्र सभी अकशेरुकी प्राणियों का, वो किसका बना होता है? काइटिन का। पौधों का बाह्य कंकाल सेल्यूलोज का, परंतु अकशेरुकीय प्राणियों का बाह्य कंकाल जो बना होता है वो काइटिन का। माने कौन कौन लोग शामिल हैं? जैसे आपने सुना होगा घोंघा, केचुआ, कॉकरोच, ईटीसी। इनका जो बाहरी खोल होता है, बाहरी कंकाल होता है, वो किसका बना होता है? काइटिन का। यह प्रश्न बनेगा कि जितने भी अकशेरुकी प्राणी हैं उनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का। पर एक चीज आपने फील किया होगा शायद, अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही आनंद आएगा यह जान करके कि जैसे घोंघा है, केचुआ है, दोनों के अगर बाह्य कंकाल की बात करें तो घोंघा का जो बाह्य कंकाल होता है वो ज्यादा कठोर होता है, पर केचुए का जो बाह्य कंकाल होता है वो मुलायम होता है या उसके प्रति लचीला होता है। तो दरअसल काइटिन में जो कठोरता का कारण है तो आपको क्या बताना है, यही समझना है। क्लियर चल रहा है सर? ठीक है। तब आप क्या बताएंगे? तो आप एकदम धूमधाम से एक प्रश्न का जवाब देते हुए बोलेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो एकदम सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, आप दोनों में अंतर तुलनात्मक तरीके से बता दे रहे हैं।
पौधों का बाह्य कंकाल सेल्यूलोज का बना होता है, पर सभी अकशेरुकीय प्राणियों का बाहरी कंकाल जो होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। और काइटिन में अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी तो उस अकशेरुकी प्राणी का जो बाह्य कंकाल होगा वो ज्यादा कठोर होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होगी तो उसका जो है क्या होगा? थोड़ा सा उसकी तुलना में मुलायम होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, इसी में एक बात अगर चाहे तो और मैं जोड़ दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। अकशेरुकी के संदर्भ में तो यहां हम लोग बात कर लिए, इसी के साथ साथ अगर हम लोग ये भी चर्चा कर लेते कि जो कशेरुकीय प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणियों का जो बाह्य कंकाल होता है अगर ये पूछ लिया जाए कि किसका बना होता है तो एकदम धूमधाम से बताइएगा कि किरेटिन का। किसका बना होता है? किरेटिन। मुझे लगता है ये बात आप समझ पाए होंगे। और किरेटिन है क्या? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। तो किरेटिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बाह्य कंकाल? तो कशेरुकी प्राणी का। कशेरुकी प्राणी में कौन आता है? हम सभी लोग आते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो किरेटिन प्रोटीन का बना होता है मनुष्य का बाहरी कंकाल में। जैसे क्या आया, ये नेल्स क्या है हमारे? ये वही हैं, बाहरी कंकाल हैं। हेयर्स क्या हैं? बाहरी कंकाल हैं। तो ये दोनों जो कहे जाते हैं इसको क्या बोले जाएंगे? ये बाहरी कंकाल हैं। किसके बने हैं? किरेटिन प्रोटीन के। पर एक चीज आपने महसूस किया होगा, नेल्स हमारे ज्यादा हार्ड हैं, पर हेयर उसकी तुलना में क्या है? मुलायम है। तो ये कठोरता का कारण, जिस तरीके से मैंने कहा कि काइटिन में कठोरता का जो कारण है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वैसे ही अगर किरेटिन प्रोटीन में ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण कठोर होता है, तो कहा जाता है कि इसमें सल्फर पाया जाता है। किरेटिन में क्या पाया जाता है? सल्फर। सल्फर के नाते आप यूं कह सकेंगे कि जिस व्यक्ति का बाहरी कंकाल जितना कठोर होगा, ये हम मान करके रखेंगे कि उसमें सल्फर की जो मात्रा है वो अधिक होगी। उसमें सल्फर की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। एक बार शीघ्रता से रिकैप कर लेते हैं और इस बात को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा फैट, वसा। दमदार पढ़ाऊंगा, एकदम दमदार पढ़ाऊंगा, कहीं जाना नहीं है। रेगुलर बने रहिए। वीडियोस छोटे होंगे पर एकदम इंफॉर्मेटिव होंगे, मजा आएगा आपको यह जान करके। तो आइए शीघ्रता से रिवीजन कर लें। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब क्या? जो मोनोसेकेराइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बने हो वो क्या कहलाते हैं? पॉलीसेकेराइड। इसमें पहला क्या है? स्टार्च है। दूसरा क्या है? ग्लाइकोजन है। तीसरा क्या है? सेल्यूलोज है। चौथा क्या है? काइटिन है। इसी में पांचवा में आप ये किरेटिन भी समझ लीजिएगा। पर मूल रूप से ये चार, ये किरेटिन इसी से इंक्लूडेड है, तो मैं आपको बता दूंगा। स्टार्च या मंड को क्या कहा जाता है? पादप स्टार्च। प्लस ग्लाइकोजन को क्या कहा जाता है? जंतु स्टार्च। इन दोनों को एक साथ समझिए, इन दोनों को एक साथ समझिए। प्राप्त चावल और आलू से स्टार्च या मंड होता क्या है? तो आप कहेंगे कि पौधों के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है उसे वो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखता है। और ये ग्लाइकोजन क्या है? समस्त जीवधारियों में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वो उसे ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है? संचयित करके रखता है। फिर यहां अगर हम बात करें, कैप्सूल का जो बाहरी आवरण होता है वो किसका बना होता है? स्टार्च या मंड का। पर इसके संदर्भ में कहा जाता है कि समस्त जीवधारियों में ग्लूकोज का अतिरिक्त मात्रा ग्लाइकोजन के रूप में संचयित तो होता है, पर मनुष्य के किस अंग में? तो आप बताएंगे मांसपेशियों में,
और कहां, यकृत में। मुझे लगता है यहां तक बातें समझ पा रहे होंगे। फिर सेल्यूलोज और काइटिन को साथ साथ देखेंगे। सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों का बाह्य कंकाल होता है, पर काइटिन जो होता है वो अकशेरुकीय प्राणियों का बाह्य कंकाल होता है। सेल्यूलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। कौन? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाता है। अब बात करें काइटिन के संदर्भ में, तो काइटिन के संदर्भ में कहा जाता है कि सभी अकशेरुकीय प्राणियों का जो बाहरी कंकाल होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का। और उसमें जो कठोरता का कारण होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और सभी कशेरुकी प्राणी का जो बाह्य कंकाल होता है वो किसका बना होता है? तो केराटिन प्रोटीन का। और उसमें कठोरता का कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बता देंगे सल्फर। केराटिन में कठोरता का कारण सल्फर। मुझे लगता है कि यह बात आप शायद थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। रेगुलर आप जुड़े रहिए, लगे रहिए। आज के लिए मैं रोहन जे पांडे लेता हूं विदा। थैंक यू।